हम लोग का 122 नंबर पेज हम लोग यहाँ पे देख लिए थे, 122 नंबर पेज तक का क्वेश्चंस आंसर, और ये हम लोग का पेज नंबर 124 है। अब उसका क्वेश्चन हम लोग एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। और ये एनसीईआरटी बुक हम लोग का चल रहा है दोस्तों, हर एक चीज़ का वीडियो इस पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग जाके ये देख सकते हैं, है ना। आइए हम लोग आज ब्रिक यानी नेफ्रॉन के बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे ब्रिक यानी नेफ्रॉन की रचना तथा गतिविधियों का वर्णन कीजिए। नेफ्रॉन यानी ब्रिकाणु है, नेफ्रॉन की रचना। देखिए नेफ्रॉन की रचना कह रहा है कि ब्रिक में छोटी पतली भितियाँ वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इसमें प्रत्येक कोशिका गुच्छा एक नलिका के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करता है। प्रत्येक ब्रिक में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ब्रिक में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिकाओं में प्रवेश करती है जो ब्रिक को मूत्राशय से जोड़ती है। मैंने ब्रिक का सिंपल काम जो है ये जो है नलिका के आकार का होता है, और ये जो है इसी में ब्रिक में मतलब ब्रिक यानी मानिए किडनी एक तरह का होता है, ठीक है। किडनी में ही मूत्राशय को क्या होता है, मूत्राशय को ये जो मूत्र वाहिनी में प्रवेश करती है जो ब्रिक को मूत्र से जोड़ती है, मूत्राशय से जोड़ती है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि ब्रिकाणु के कार्य क्या आते थे। बोमेन संपुट के अंदर कोशिका गुच्छे की कोशिकाएं पाई जाती है जिसके द्वारा रुधिर छाना जाता है, मतलब रुधिर यानी ब्लड को जो है क्या करता है, छाना जाता है। और निस्यंदन ब्रिकाणु के नलिका से होकर गुजरती है। इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और यूरिया अम्ल, लवण तथा जल की अधिक मात्रा रह जाती है। फिर जैसे जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल को रुधिर कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित करता है, वैसे वैसे शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा विलय वर्ज्य बेकार यानी पदार्थ उत्सर्जित करना उसी पर निर्भर करता है। फिर अवशोषण के बाद जो निस्यंदन बचता है उसे पेशाब कहते हैं। पेशाब में घुले हुए नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन यूरिक अम्ल, लवण एवं पानी होते हैं। इस प्रकार यह मूत्रवाहिनी द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल वे में हम लोग समझते हैं। मतलब ब्रिक मतलब समझिएगा तो ब्रिक जो है हम लोग का ये किडनी ही होता है। किडनी जो छानता है कोई भी जितना भी हम लोग का ये अम्ल जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल को रुधिर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित करता है, वैसे वैसे शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा विलेय पदार्थ को उत्सर्जित करना उसी पर निर्भर करता है ना। और इसको आसानी से आप लोग याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसको याद कर सकते हैं आप लोग। फिर हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं, है ना। 1 नंबर है वे अतिरिक्त जल से उत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। उत्सर्जित उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हैं। कौन कौन? तो वे अतिरिक्त जल से उत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। अतिरिक्त जल अगर उसके पास हो गया पौधों के पास तो क्या कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पादपों में बहुत से उत्तक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। वे पत्तियों का क्षय करके छुटकारा पाते हैं, है ना। बहुत से जो है मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, पत्तियों का क्या करते हैं, क्षय कर देते हैं, यानी पत्तियों को गिरा देते हैं। देखते हैं जो पत्ती पक जाता है वो क्या हो जाता है, अपने आप गिर जाता है। फिर कहता है कुछ उत्सर्जित उत्पाद गोंद के रूप में निष्क्रिय जाइलम में संचित रहते हैं, है ना। गोंद भी कुछ होता है। देखते हैं कोई भी चीज़ का, जैसे आम का ही पेड़ का देखिएगा, उसमें कुछ रहता है, गोंद निकलता है, उसको बोलता है लाशा बोलता है लोग, है ना। तो ये गोंद के रूप में भी कुछ पदार्थ क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कह रहा है हम लोग का कि उत्सर्जित पदार्थ यानी टेनिन, रेजिन गोंद छाल में भंडारित रहते हैं, जो छाल के हटने से खत्म हो जाते हैं। देखे है ना आप, छाल पे ही रहता है जो बोल रहे हैं हम लोग का, गोंद की तरह लाशा की तरह होता है, वो उसी में होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है।
मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो मूत्र की मात्रा शरीर द्वारा पानी ग्रहण करने के ऊपर निर्भर करती है। जितना हम लोग पानी पीते हैं उसी के अनुसार बनता है। नेफ्रॉन नलिका द्वारा पानी की मात्रा का अवशोषण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला जो है, शरीर में जल की मात्रा कितनी है, कितना जल उत्सर्जन करना है ताकि शरीर के ऊतकों में जल की कमी ना हो। 2 नंबर बी नंबर है, घुलनशील उत्सर्जक जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल एवं लवण इत्यादि का शरीर में कितना उत्सर्जन करना है, यह शरीर में अधिक उत्सर्जन होता है तो जल की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इस स्थिति में मूत्र ज़्यादा बनता है। सिंपल है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न तथा उनके उत्तर दिए हैं। कह रहा है क्वेश्चन में हम लोग का कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। यही किडनी होता है। किडनी हम लोग को क्या करता है? छानता है और छान के उसको जो भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है? अलग करता है। तो ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। फिर कहला कि पादप में जाइलम उत्तक होते हैं। तो पादप में जाइलम उत्तक कौन होते हैं? तो जल का वहन कराता है। जल का क्या करता है? वहन कराता है। और जाइलम और फ्लोएम जो होता है जटिल उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? जटिल उत्तक होते हैं। दोनों को याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि स्वयंपोषी पोषकों के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो उपयुक्त सभी होता है, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी नहीं लोग अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाना बनाएंगे। तो ऐसे होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 4 नंबर की पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? ठीक है, वसा यानी फैट का पाचन जो है कहाँ होता है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन में कि हमारे शरीर में वसा का पाचन, तो वसा का पाचन क्षुद्रांश में होता है। कहाँ होता है? क्षुद्रांश में। कहाँ होता है? क्षुद्रांश में। क्षुद्रांश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अमाशय से भोजन क्षुद्रांश में प्रवेश करता है। ठीक है, क्षुद्रांश में। देखिए बढ़िया से समझिएगा, अमाशय से जो है भोजन कहाँ जाता है? क्षुद्रांश में जाता है। और यह यकृत तथा अग्नाशय के श्रवण प्राप्त करता है। अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करता है। अग्नाशय से आने वाले भोजन अम्लीय होता है जो अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाता है। इस प्रकार वसा का इमल्सीकरण होता है। वसा का क्या होता है? इमल्सीकरण होता है और टूटकर इस प्रकार बड़ा क्षेत्र प्राप्त करते हैं जिस पर एंजाइम क्रिया कर सकते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम में अग्नाशय रस होता है। लाइपेज नामक एंजाइम में अग्नाशय रस होता है। इमल्सीकरण हुए वसा का विखंडन होता है। क्षुद्रांश की भित्तियों पर स्थापित ग्रंथियां क्षुद्रांश रस स्रावित करते हैं जिससे लाइपेज एंजाइम होते हैं जो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। यह प्रक्रम क्षुद्रांश कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं इसको, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। जब हम भोजन करते हैं तो देखते हैं इसमें लार आ जाता है सब मुंह में, है ना। इसका पाचन में क्या भूमिका होता है उसी को हम लोग समझना है। लार जो होता है लाला ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार कहते हैं। ठीक है, लाला ग्रंथि से निकलती है। पूछेगा कि लार कहाँ से निकलता है, तो लाला ग्रंथि से निकलता है। यह भोजन को काफ़ी मुलायम कर देती है। ठीक है, जब हम दांतों से चबाकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं तब उसमें लार एंजाइम इसमें मिल जाता है जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। इसे लार इमल्सन भी कहते हैं। यह भोजन को पाचित भी करता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए टिक लगा दिया गया है। फिर हम लोग का ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, इसके उत्पादन क्या है, इसके उपोत्पादन क्या है, देख लीजिएगा आप लोग क्या लिखे हैं इसमें।
कह रहा है कि स्वयंपोषी, यहाँ पे देखिए स्वयंपोषी कह रहा है, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कह रहा है। तो स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक उपस्थिति क्या होता है? तो स्वयंपोषी कौन होते हैं? तो स्वयंपोषी पेड़ पौधे होते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड, जल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 यानी जल H2O है ना, और H2O जल कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल और प्रकाश का सूर्य का प्रकाश चाहिए, बस तो हो गया, सिंपल था। तो वही तो लिख देना है हम लोग को कि स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणुओं का H2 तथा O2 में अपघटित करना, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपापचन होना, यानी शर्करा, जल, ऑक्सीजन उसके उत्पादन है ना। फिर हम लोग का नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वायु तथा अवायु श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों का नाम बताइए जिसमें अवायु श्वसन होता है। तो वायु और अवायु श्वसन के बारे में हम लोग आज समझते हैं। यहाँ पे देखिए वायु श्वसन कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु श्वसन होता है, और अवायु श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर कह रहा है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें CO2 जल तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है, CO2 जल तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें इथाइल अल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इथाइल अल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर इसमें क्या हो रहा है हम लोग का? वही आप लोग का इसमें लिख सकते हैं क्या, C6H12O6 होना चाहिए यहाँ पे, है ना। इसको लिख ले सकते हैं इसको आप लोग। उसके बाद देखिए शर्करा तो नहीं लिखा है इसमें, खैर ठीक है, ये लिखिएगा इसको। ये कह रहा है हमको इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि कुछ जीवों का नाम जिसमें अवायु श्वसन होता है। तो अवायु श्वसन किसमें होता है? तो फीता कृमि, गोल कृमि, ईस्ट जैसे सभी परजीवी में होता है। फीता कृमि, गोल कृमि, ईस्ट जैसे सभी परजीवियों में क्या होता है? अवायु श्वसन होता है। फिर हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर दोस्तों। सब हम लोग का NCERT बुक का है दोस्तों। इतना बढ़िया से आप लोग को हर एक चीज़ नहीं मिल पाएगा, इसलिए थोड़ा इस पर कंसंट्रेट करिएगा, और हर एक वीडियो आप लोग को इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नलिका गैसों के यहाँ पे अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित है? गैसों के अधिकतम विनिमय होता है, विनिमय के लिए कुपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित है? यानी कह रहा है कि नलिकाओं में गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसमें O2 जैसे अंतर्कृत हो जाती है। इसमें एक ऐसी सतह होती है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। कुपिकाओं की भित्ति मोटी होती है। इसमें रुधिर वाहिकाओं का बड़ा जाल होता है। रुधिर शेष शरीर से CO2 कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिकाएँ रुधिर वाहिकाओं का रुधिर वायु से O2 लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। ठीक है, गैसों के अधिकतम विनिमय की कुपिकाएँ किस प्रकार? यही जो होती है क्या करती है? कुपिकाएँ जो है रुधिर वाहिकाओं के रुधिर वायु से CO2 लेकर, ठीक है, CO2 लेकर, सबसे सिंपल समझिएगा कि ये रुधिर कुपिकाओं का काम क्या होता है कि ये कुपिकाएँ रुधिर वाहिकाओं से रुधिर लेकर और CO2 लेकर और सभी शरीर में क्या करती है? पहुंचा देती है। सिंपल फंडा है। इसी को थोड़ा सा अपने से इसका संरचना बता दीजिएगा कि ये कैसा होता है। तो गुब्बारे जैसी रचना होती है, सिंपल सा आप जो भी लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का दोस्तों कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हमारे शरीर के यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो ऑक्सीजन की वहन क्षमता घट जाती है। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो होता है, मान लीजिए कि ऊपर से नीचे हम लोग का वहन करता है, ये सब क्या होता है? पूरे शरीर में वहन करता है। ये क्या होता है? ये जो है ऑक्सीजन की वहन क्षमता जो है घट जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी से होने वाले रोग सताने लगते हैं। खासकर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण सांस फूलने लगता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो हम लोग का क्या होता है? सांस फूलने लगता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन पूरा शरीर में हम लोग का पहुँचेगा नहीं, तो जिसके कारण क्या होगा? सांस फूलने लगेगा। फिर कह रहा है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? समझिएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम लोग का रुधिर को शरीर के एक बार पहुँचने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। रुधिर को शरीर में एक बार पहुंचने के लिए मानव हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत 2 परिसंचरण आते हैं, एक सिस्टमेटिक परिसंचरण, एक परमोन्ट्री परिसंचरण। ठीक है, इसमें देखिए ये जो हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, सिस्टमेटिक परिसंचरण तंत्र ये दिया हुआ है और ये महाशिरा है, शिरा, और शरीर के सारे हिस्से फेफड़े के अतिरिक्त है ना, ये धमनी, महाधमनी है ना, पल्मोनरी वाहिनी, तो इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग का सिस्टमेटिक परिसंचरण लिखा है। यह बायां अलिंद से दायां अनिल में ऑक्सीजनित रुधिर पहुँचाता है, जहाँ से यह शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। बी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न हिस्सों से शिरा द्वारा इकट्ठा करके महाशिरा में डाला जाता है। अंत में यह रुधिर दाएं अलिंद में पहुंच जाता है और फिर दाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, इसको भी कोई बड़ा बात नहीं है इसमें भी। फिर यहाँ पे हम लोग का पल्मोनरी परिसंचरण है। बी ऑक्सीजनित रुधिर दाएं नीले से ऑक्सीजनित होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है और ऑक्सीजनित रुधिर फिर से मानव हृदय के बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से बाएं नीले से महाधमनी में और फिर सिस्टमेटिक परिसंचरण द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता है। तो मानव हृदय का दायां तथा बायां हिस्सा ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने नहीं देते हैं। ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर के अलग अलग रहने से शरीर में ऑक्सीजन बहुत प्रभावित तरीके से पहुंचते हैं। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा देता रहता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र का बात कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग का जाइलम और फ्लोएम पदार्थों के वहन में अंतर क्या होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम कोई पूछेगा कि कौन सा ऊतक है, तो जटिल ऊतक होता है। कौन सा ऊतक? जटिल ऊतक होता है। फिर जाइलम द्वारा वहन क्या होता है, तो जाइलम वृक्ष के धड़, शाखाओं तथा पत्तियों तक जल तथा घुलनशील लवण पहुंचाते हैं। फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों में पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, तो जल तथा घुले लवणों का चढ़ना वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है ना, वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। और ये जो होता है हम लोग का परासरण दाब बढ़ा देता है, जो फ्लोएम के पदार्थों को ऊतकों की ओर भेजता है तथा दाब कम जाता है। फिर 3 नंबर का कह रहा है कि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है ना, जाइलम में ऊर्जा खर्च नहीं होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय प्रक्रम होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि फुसफुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा गतिविधियों की तुलना कीजिए। कह रहा है कोशिकाएं और ये वृक्काणु कह रहा है। तो कोशिकाएं पतली, महीन, नाजुक सतह वाली होती है। इसमें गुब्बारे के समान संरचना पाई जाती है। ये जो होती है वृक्काणु जो होती है, यह पतली कप के समान आकृति जैसी होती है। ये कह रहा है कि कोशिकाएं केवल फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाती है। और ये क्या करता है कि इसमें जो है नलिकाकार हिस्से मूत्र को संग्रहित वाहिकाओं तक ले जाती है वृक्काणु, है ना। इसी को नेफ्रॉन कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, मान लीजिए किडनी भी कहते हैं। फिर कह रहा है कि इसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर कोशिकाओं का लंबा चौड़ा जाल होता है। इसका काम छानने का है। ये जो है क्या करता है, काम छानने का होता है। और इसमें लाभप्रद पदार्थों तथा जल का पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे कह रहा है कि कोशिकाएं
कोशिकाएं इसकी सतही क्षेत्र को बढ़ा देती है, जिसमें CO2 का रुधिर से वायु में CO2 का जल से रुधिर में विसरण हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, रुधिर को छानने के लिए तथा जल का पुनः अवशोषण के लिए इसका भी सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। अंतिम उत्पाद के रूप में मूत्र बचता है और उसी को फिर क्या करता है, ये निकाल देता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में दोस्तों 20 मिनट का वीडियो थोड़ा सा हो गया, लेंदी वीडियो हो गया, आसानी से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। हर एक क्वेश्चंस को आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँच सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।